जिस बैंक में हम अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई रखते हैं, लेकिन उसी बैंक के अंदर 2 रुपए की कलम कड़क रस्सियों से बांधी हुई होती है, जहां पर कि उसको रस्सियों से बांध कर रखा जाता है ताकि उस कलम को चोरी न कर ले कोई। छोटे कारखाने वाले लोग चाय की पत्ती पैक करते थे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मसाला पाउडर, नमक के पाउडर हम पैक किया करते थे। उसको आज जो है टाटा जैसी और अडानी अंबानी जैसी कंपनियां पैक करने लग गई। जाहिर बात है फिर हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। जब हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे तो रोजगार घटने वाला है। बड़ी से बड़ी धारा कही जाने वाली कांग्रेस आज ऐसे सिमट जाती है, लिपट जाती है एक मामूली से पोटले में कि जिसकी कोई दूर दूर तक गिनती नजर नहीं आती। वही बात की जाए समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और तमाम तरह की ऐसी पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी धारा बनकर उभरी थी आज से 10 से 15 साल पहले, लेकिन आज 2 पार्टियों के बीच में ऐसे उलझ के रह गई हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन, कल तक कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही थी वो ताकतें, पूंजीपति ताकतें, इसलिए वो अरूज में थी। आज बीजेपी को वो पूंजीपति ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये वो रोज में वो डब्बे में पोटली में चली गई है, तो ये प्रथा तो हमेशा जारी रहेगा साहबों। इसके काट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि अवामी सतह पर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, जिसको आम आदमी अपनी भूख प्यास, अपने मेहनत पसीने की कमाई से 10 रुपया 5 रुपया दे करके उस पार्टी को चलाए। बात तो वही आती है कि जब अडानी अंबानी या फिर उद्योगपतियों की मंडी में जब सरकारें सिमट जाएंगी और वहाँ पर जाकर के उनके साथ में खड़े हो जाएंगे तो गरीबों के साथ कौन होगा? और गरीबों की स्थिति तो दय से दयनीय होती जा रही है। आज़ादी में नेहरू के सेकुलरवाद को भी जनता ने देख लिया है, लेनिनवाद को भी देख लिया है, मार्क्सवाद को भी देख लिया है, बहुजनवाद को भी देख लिया है, लोहियावाद को भी देख लिया है, समाजवाद को भी देख लिया है, यहाँ तक के हिंदुत्ववाद को भी देख लिया है, देख रहा है। हमारा कहना यह है कि भाई इन तमाम वाद को आपने देखा है, एक बार हमारे भी वाद को देखने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। स्वागत है आप सभी का इंकलाब न्यूज में। और ज़मीनी हकीकत की बात जब करनी होती है तो हमारे साथ कोई न कोई अनुभवी व्यक्ति जरूर होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब, जो हमेशा उन चर्चों पर बात करते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं जिनकी ज़रूरत आम जनता को बाद में पड़ती है। देश में कानून तो है, और कानून तो ऐसा है जिसकी गिनती ही नहीं। अनलिमिटेड अपराध हैं, अनलिमिटेड कानून है। हर अपराध के पहले कानून बनता है और कानून से पहले अपराध हो जाता है। अब जरा गौर से सोचिए कि हमारे यहाँ ठोस और मजबूत कहे जाने वाली सिक्योरिटी बैंक कही जाती है, जिस बैंक में हम अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई रखते हैं, लेकिन उसी बैंक के अंदर 2 रुपए की कलम कड़क रस्सियों से बांधी हुई होती है, जहां पर कि उसको रस्सियों से बांध कर रखा जाता है ताकि उस कलम को चोरी न कर ले कोई। तो जिस बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, उसी बैंक के अंदर 2 रुपए की पेन रस्सियों से जकड़ कर रखी जाती है। तो आगे बात करेंगे कानून व्यवस्था पर कि सरकारें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और जनता जो है सरकारें चुनते रहेगी, लेकिन आज जो जनता चुन रही है वो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है उसे चुन ही नहीं रही है। कुछ ऐसे असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। तो जहां सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योर कितनी है जनता, उस पर विचार करते हैं। सर, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं मार्केट में, हज़ारों आई हैं और कितनी आई और चली गई, और सबका एक ही मकसद था समाज को एक साथ जोड़ना। पर आपने जो इत्तेहाद की एक मुहिम जारी की, इस मुहिम में आप सभी को लेना चाहते हैं, और आपका मेन नया उद्देश्य क्या है? इसमें कुछ नया क्या रहेगा, जनता के लिए लाभदायक क्या रहेगा, और मुस्लिम क़यादत जो चाहते हैं उसका माने क्या है? फारूक साहब, हमारी इत्तेहाद मुहिम का मकसद जो है सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों के चंद वोट ले करके चंद MP और MLA बना लेना या चंद लोगों को मिनिस्टर बना देना। हमारी इत्तेहाद मुहिम का नेशनल लेवल पर यह है और जो आम आदमी के लिए है, बशर्ते ये कि मैं वो कि मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझे तो पहले अपने परिवार में ही बात करना होगा। जैसे कि आपके घर में अगर आग लग जाए तो मुझे तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, हल्ला करना पड़ेगा कि भाई फारूक साहब के घर में आग लगी है, चलो बुझाएं।
तो किसको मैं आवाज़ दूँ, किसके साथ हल्ला करूँ? जाहिर बात है कि पहले तो मेरे घर वालों को बोलना पड़ेगा, भैया चलिए अब आग बुझाते हैं, पड़ोसियों को बोलना पड़ेगा, आसपास के लोगों को बोलना पड़ेगा। इस पद्धति से मैं आवाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसलिए मैं पहले आह्वान ये कर रहा हूँ कि भैया देश भर में आग लगी है और चलो हम लोग आग बुझाने के लिए चलते हैं। हमारा इत्तेहाद का मतलब यह है देश की आग बुझाना है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के घरों की आग बुझाना है, सभी घरों की आग बुझाना है। इसलिए हम अपने परिवार को पहले बुलाते हैं। जब मेरा परिवार आगे बढ़ कर के आग बुझाने में लगेगा तो मैं यकीन मानता हूँ कि देश के सभी परिवार, सभी तरह के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि जंगे आज़ादी में सबने हिस्सा लिया और देश की आग को बुझाया और वहाँ अमन शांति कायम की। हमारा मिशन ये है साहब लोग जी। मुस्लिम क़यादत का मकसद क्या, मतलब क्या? मुस्लिम क़यादत का मकसद ये है कि अभी तक 73-74 साल हो गए हैं आज़ादी के। इस आज़ादी में नेहरू के सेकुलरवाद को भी जनता ने देख लिया है, लेनिनवाद को भी देख लिया है, मार्क्सवाद को भी देख लिया है, बहुजनवाद को भी देख लिया है, लोहियावाद को भी देख लिया है, समाजवाद को भी देख लिया है, यहाँ तक के हिंदुत्ववाद को भी देख लिया है, देख रहा है। हमारा कहना यह है कि भाई इन तमाम वाद को आपने देखा है, एक बार हमारे भी वाद को देखने की कोशिश करें। हम भी कुछ रखना चाहते हैं देश के सामने, देश की आम जनता के सामने रखना चाहते हैं। यदि देश की जनता को पसंद हो, ये लोकतांत्रिक देश है, यदि हमारी बात को पसंद किया जाए, हमारे पॉलिसी को पसंद किया जाए, जनता पसंद करती है, तो फिर हमें मौका मिलना चाहिए। हमें मौका मिलना चाहिए मतलब ये कि मुस्लिम नेतृत्व में जो एक स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम हम लाना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारे देश पर राज कर रहा है। इस पॉलिटिकल सिस्टम को हम बाहर करना चाहते हैं और हमारे एक भारतीय स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम हम लाना चाहते हैं, जो संविधान चाहता है, जो देश की जनता चाहती है और जो यहाँ के धर्म के महापुरुष रहे हैं वो चाहते हैं। उनकी चाहत के मुताबिक जो है यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर बदलाव के सभी ने बातें की, व्यवस्था परिवर्तन की सभी ने बातें की, पार्टियाँ बदली, झंडे बदले, नेताओं के चेहरे बदले, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। कारण ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम वही है। बीमारी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में है, ना कि पार्टियों में, ना नेताओं में। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम लीडर की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल में कोई ना कोई मुस्लिम लीडर है ही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी में शहनवाज हुसैन हैं, आतंकवादी में देखा जाए तो उसमें भी तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं मुस्लिम लीडर। तो क्या यहाँ पर छोटी जो पिछड़ी जात के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या उनकी कोई सुनवाई पहुँच नहीं रही है या वो पहुँचाते नहीं हो? देखिए, इस पॉलिटिकल सिस्टम पर मेरा अंकुश है, मेरा जो प्रहार है पॉलिटिकल सिस्टम पे। आजम खान समाजवादी में भले हों या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में भले हो या शहनवाज हुसैन बीजेपी में भले हों, कहीं भी कोई भी हो, समझे साहब, या असदुद्दीन ओवैसी MIM चला रहे हैं, मुस्लिम लीग चला रहे हैं, हमारे लोग भी, डॉक्टर अयूब जो है पीस पार्टी चला रहे हैं, हमारी भी पार्टियां हैं। ये सभी की सभी पार्टियां मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम का ही हिस्सा हैं। ये मुस्लिम हों, गैर मुस्लिम हों, कोई भी बिरादरी से ताल्लुक़ हों, निचली जाति से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी के, उस पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्सा हैं तो उसमें से कोई भी अच्छा दिन नहीं देख सकेगा, क्योंकि बीमारी जो है उस पॉलिटिकल सिस्टम में है। मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों में नहीं है, नेताओं में नहीं है, बल्कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में है। मैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को आपको उदाहरण देता हूँ कि फारूक साहब, आप सफ़ेद साफ सूफ लिबास में बहुत अच्छे से नए कपड़ों में तैयार हो करके आइए और कोयले की खान में घुस जाइए, साहब आप काला होकर ही आओगे। बहुत आपका जो पॉलिटिकल, हमारा मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है वो काले कोयले की खान की तरह है। वहाँ ईमानदार से ईमानदार आदमी भी जाएगा, वो काला होकर ही आएगा। ज़रूरत कहाँ है फिर उस गोडाउन को बदलिए साहब। बीमारी वहाँ है, ना बे फारूक में है, ना इस्माइल में है, ना इकबाल में है, वहाँ बीमारी नहीं है। बीमारी उस
काले गोडाउन में है, उस काले गोडाउन को आपको बदलना होगा, तभी इस देश में बदलाव आएगा। और देश की जनता महसूस कर रही है, आप देखेंगे वो बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव कैसे चाहती है उसको पेश कर दिया जाता है, ये मेरी पार्टी है, ये व्यवस्था बदलाएगी, वो मेरी पार्टी है, व्यवस्था बदलाएगी, इस तरह की बातें लाते हैं, लुभावने नारे देते हैं। तो उसमें और सिस्टम वही है, उसी सिस्टम के हिस्से में से आते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस सिस्टम में बेईमानी ही रसी बसी है उसमें अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए उस कोयले के गोडाउन को आपको बदलना पड़ेगा। अगर राजनीतिक मुद्दे पे बात की जाए तो राजनीतिक दलों की भी स्थिति ऐसी दयनीय आज के पहले कभी नहीं देखी गई। बड़ी से बड़ी धारा कही जाने वाली कांग्रेस आज ऐसे सिमट जाती है, लिपट जाती है एक मामूली से पोटले में कि जिसकी कोई दूर दूर तक गिनती नज़र नहीं आती। वही बात की जाए समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और तमाम तरह की ऐसी पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी धारा बनकर उभरी थी आज से 10 से 15 साल पहले, लेकिन आज दो पार्टियों के बीच में ऐसे उलझ के रह गई हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। फिर ऐसे सिचुएशन में इत्तेहाद की मुहिम के द्वारा आप छोटे छोटे लोगों को, छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करने में कितना आपको योगदान मिलेगा? आपको कितनी उम्मीद है जनता से और कितनी उम्मीद है राजनीतिक दलों से? जनता से तो 100% उम्मीद है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी उम्मीद है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के जो मुखिया हैं, जो सरदार हैं, जो मेरे कारवां हैं, वो नहीं चाहेंगे। आज की तारीख में आपके पास जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, वो देश की पार्टियां आवाम के फंड पर, यानी लोगों के 10 रुपये 5 रुपये पर नहीं चलती हैं, सरमायादारों के पैसे पर चलती हैं। अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उनके पैसों पर चलती है। अब जाहिर है कि अगर उनसे पैसों पर चलेगी तो उनकी पॉलिसी ही देश पर राइज होगी, उन्हीं पर अमल किया जाएगा। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको आम जनता के फंड से 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया 200 रुपया कलेक्शन पर चलाया जाता है। आप यहाँ पर अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के को अच्छा उस दिन देख पाएंगे जिस पार्टी का फंड आम आदमी देता होगा, अपने पसीने की कमाई देता होगा और अपनी मेहनत से उस पार्टी को बढ़ावा देता होगा। वो पार्टी देश हित में, आपके हित में, समाज के हित में बेहतर होगी। लेकिन जिस पार्टी का पैसा अडानी और अंबानी जैसे देश के जो पूंजीपति या विदेश के जो पूंजीपति हैं वो अगर सरमाया लगेंगे, ऐसी कोई भी पार्टी आपके हित में नहीं होगी और उनकी मुट्ठी में रहेगी, इसलिए वो पोटली में बंद हो जाती है। कल तक कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही थी वो ताकतें, पूंजीपति ताकतें, इसलिए वो वरूज में थी। आज बीजेपी को वो पूंजीपति ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये वरूज में हो, डब्बे में, पोटली में चली गई है, तो ये प्रथा तो हमेशा जारी रहेगा साहबों। इसके काट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि अवामी सतह पर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जिसको आम आदमी अपनी भूख प्यास, अपने मेहनत पसीने की कमाई से 10 रुपया 5 रुपया दे करके उस पार्टी को चलाए, अपने पसीने से चलाए, अपने जेब खर्च से चलाए, अपने वक्त दे करके चलाए, तब उस पार्टी अच्छी होगी। आज जितनी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अडानी और अंबानी जो है मैनेज करते हैं, मीडिया के जरिए मैनेज करते हैं, इसलिए इनसे तो कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकती। बात तो वही आती है कि जब अडानी अंबानी या फिर उद्योगपतियों के मंडी में जब सरकारें सिमट जाएंगी और वहां पर जाकर के उनके साथ में खड़े हो जाएंगी तो गरीबों के साथ कौन होगा? और गरीबों की स्थिति तो दय से दयनीय होती जा रही है। ऐसी खतरनाक, ऐसी बदकिस्मती के शिकार हो गई है जनता, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनके पास तमाम तरह के जो है कि असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक गरीब पार्टी को या फिर छोटी छोटी पार्टियों को कौन सा सहारा मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए, पार्टियों के सहारे की बात ना करें, आम आदमी की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, एक 2 तरह के रिजर्वेशन हैं, लेकिन एक तरह के रिजर्वेशन पर तो आवाज़ें बुलंद होती रही हैं, धरने मोर्चे आंदोलन होते रहे, लेकिन जहां पर सबसे बड़ा रिजर्वेशन की ज़रूरत है उस पर अभी तक एक भी जिक्र नहीं आया है देश में साथियों। किसके अंदर सरकारी नौकरियों में कहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए, इसका तो खुलकर चर्चा होती है।
लेकिन जो रोजगार सिमट रहा है उसका कारण देख लीजिए। वो कारण ये है कि जो हम छोटे कारखाने वाले लोग चाय की पत्ती पैक करते थे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मसाला पाउडर, नमक के पाउडर हम पैक किया करते थे, उसको आज जो है टाटा जैसी और अडानी अंबानी जैसी कंपनियां पैक करने लग गई। जाहिर बात है फिर हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। जब हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे तो रोजगार घटने वाला है। वो ऑटोमेटिक मशीनों से वो काम कर लेंगे। जहां हम मजदूरों से काम लेते थे ऑटोमेटिक मशीनों से काम ले रहे हैं, तो जब बेकारी तो आने वाली है साहिबो। यहाँ पर रिजर्वेशन आना चाहिए ये कि तेल, साबुन या मसाले, इस तरह की छोटी छोटी घरों की ज़रूरत की चीज़ें हम जैसे छोटे छोटे कारखानों के लिए जो है रिजर्व किए जाएं। अडानी और अंबानी के लिए वो हेलीकॉप्टर बनाएं, हवाई जहाज़ बनाएं, पनडुब्बी बनाएं, बहुत सारे बड़े बड़े सामान बनाएं, उसके लिए उनको रिजर्व कर दिया जाए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाए। रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे, हर गांव में रोजगार पनपना शुरू हो जाएगा, सबको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना पूंजीपतियों के हाथ में बिजनेस जाएगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, की नज़र की बात की जाए और गहरी सोच की बात की जाए, ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति ज़मीन में रहने वालों को देख सकता है और उसी के बारे में सोच सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, किस बारीकी से एक निचले स्तर को अगर रोज़गार चाहिए तो उसके लिए उसी के हिसाब के कारोबार की ज़रूरत है, न कि एक उद्योगपति जो हेलीकॉप्टर से जहाज़ तक की बना सके और उसका आविष्कार कर सके या फिर उसको खरीद और बेच सके। और वो व्यक्ति जब जो है नमक, तेल, शक्कर बनाने लगे और जब वो जो के कोलगेट मंजन से लेकर के तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो गृह उद्योग में आते हैं, उसे जब खुद के यहाँ निर्माण करने लगे तो गरीब इंसान का रोजगार तो खुद ब खुद उनके हाथ में चला गया और फिर गरीब के पास सिर्फ 2 हाथ पैर बचे और उसमें वो करेगा क्या। तो फिलहाल आगे भी हम इसी पर चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए इंकलाब न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जुआनी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज़ सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक शाह जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात। वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर। तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।